हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक हो। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं अपना चौथा चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय जिस टॉपिक का नाम है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ा वह मुख्य कार्यपालिका क्या होती है। दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने भारतीय संघवाद के बारे में पढ़ा और अब पढ़ेंगे हम भारत में सर्वोच्च न्यायालय। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पहले ही चैप्टर में बताया था, भाई किसी भी सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका और एक होता है न्यायपालिका। विधायिका वो जो कानून का निर्माण करती है, विधानमंडल, ठीक है। कार्यपालिका वो जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, पूरा करती है। और न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करना, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करना, मतलब न्याय करना, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, वह विधान पालिका क्या करेगी? कानून का निर्माण करेगी और कार्यपालिका उसको करेगी लागू। और वो जो कानून बनाया गया है वो कितना सही है, कितना गलत है, मतलब वो नागरिकों के हित में है, संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसकी देखरेख करना, इसका काम ही किसका है? न्यायपालिका का। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है, वह भारत में सर्वोच्च न्यायालय की रचना और शक्तियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट करेंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना, शक्ति और स्थिति का वर्णन कीजिए। 3 बातें पढ़नी है इस क्वेश्चन में हमने, एक इसकी रचना, एक शक्तियां और एक स्थिति, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की रचना। सबसे पहले बेटा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की रचना। देखो रचना किस प्रकार होती है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, क्या अनुच्छेद 124 बोलेंगे साथ में, कौन सा अनुच्छेद बेटा? आर्टिकल अनुच्छेद 124 124, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। मतलब भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 में। उसके बाद देखो सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ में क्या? प्रारंभ में मतलब जब जिसका निर्माण हुआ, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। कितने थे? एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब टोटल कितने थे? 8, यानी कि टोटल संख्या कितनी थी? 8। उसके बाद क्या हुआ? 1957 में कानून पास किया गया, मतलब इसमें बदलाव किए गए। जो यहाँ पर 7 अन्य न्यायाधीश थे उनकी संख्या 3 बढ़ाकर कितनी कर दी? 10। मतलब एक मुख्य और 10 हो गए अन्य। पहले जो कितने थे? 7 थे, उनकी संख्या 10 कर दी गई, मतलब +3 कर दिए गए। उसके बाद 1960 में अगर बात करें तो 1960 में एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर भी कितने प्लस कर दिए? 3 प्लस कर दिए। यहाँ पर 10 थे, यहाँ पर कितने कर दिए? 13। उसके बाद 1977 में इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 17 कर दी गई। मतलब 4 और प्लस कर दिए गए और एक मुख्य न्यायाधीश हो गया। टोटल बोले तो 18 और अलग अलग बोले तो एक मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश। अगर बात करें 1986 की, तो 1986 में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब टोटल संख्या थी 26। टोटल संख्या कितनी थी? 26। अब बात करें वर्तमान में कितने हैं? एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। मतलब वर्तमान के में इनकी संख्या कितनी है? 34, मतलब 34। कितने हैं? 34, ठीक है। वर्तमान में अगर बात करें तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अगर कुल संख्या पूछे तो 34 है, 34, जिसमें एक मुख्य है और 33 अन्य न्यायाधीश है। इससे पहले जो संख्या थी वो 1 + 30 थी, मतलब 30 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब 31, ठीक है। तो ये संख्याएं थी जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें न्यायाधीशों की संख्या पर बात की हमने। तो बड़ा सिंपल सा ही आपको लिखना डिटेल में है ये। 1957 में इतनी संख्या थी, 1960 में, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है ताकि याद करना इजी हो जाए आपके लिए, ठीक है, आसान हो जाए। तो उसके बाद हम करते हैं बात मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, जिसमें हमने यहाँ बात की, एक था, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश एक ही होता है, ठीक है। तो उसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो सिंपल सी बात है, एससी मतलब बेटा सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय।
कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा बेटा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखना बिल्कुल, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई चक्कर ही नहीं है, छोड़ो इसको, बिल्कुल सीधा सा समझो। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूछेगा आपसे किससे की जाती है, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और जो अन्य न्यायाधीश बच गए मतलब वर्तमान में जो 33 है, इनकी नियुक्ति कैसे करेगा, वो जो एक मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह पर करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए उसके बाद अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ी ही अपनी नॉलेज बढ़ा लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, आपसे पूछता हूं कौन था। देखो अब तक है ना 47, कितने 47 मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय के, अब तक 47 मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, जिसमें सबसे पहला ही मुख्य न्यायाधीश कौन था, वो था एच.जे. कानिया। ठीक है, आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, वे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कौन थे, एच.जे. कानिया। ठीक है, एच.जे. कानिया। ठीक है, अगर बात करें वर्तमान में एट प्रेजेंट मतलब 2020 में कौन मुख्य न्यायाधीश है, तो 2020 में मतलब वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबडे। कौन है बेटा, शरद अरविंद बोबडे। ये नागपुर से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। ठीक है, और ये 18 नवंबर, कब, 18 नवंबर 2019 से इन्होंने अपना पद संभाला, मतलब ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनसे पहले जैसे आपको पता है, आपकी बुक में भी मिलेगा, कौन थे, इनसे पहले थे रंजन गोगोई। ठीक है, आपकी बुक में आपको यही मिलेगा, लेकिन एट प्रेजेंट ये नहीं है। ठीक है, 17 नवंबर 2019, 17 नवंबर 2019 तक ये थे, ये बने थे अक्टूबर 2018 में, मतलब 3 अक्टूबर 2018 में रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन ये 17 नवंबर 2019 तक रहे। 18 नवंबर 2019 में कौन बने, मतलब अब तक कौन है, शरद अरविंद बोबडे। कौन है बेटा, शरद अरविंद बोबडे। और सब अगर पहला पूछे तो कितने हैं, एच.जे. कानिया। कौन थे, एच.जे. कानिया। अगर बात करें टोटल की, तो टोटल कितने हैं, 47। अब तक कितने मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, 47। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब जो ये न्यायाधीश बनाए गए थे, ये न्यायाधीश हैं, ठीक है, इनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। देखो पहली योग्यता ही बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, जो हम पहले राष्ट्रपति में भी बात कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति में भी बात कर चुके हैं। तो वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद वह किसी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय बेटा हाई कोर्ट। यहाँ देखो 2 शब्द है ना, बड़े पजल करते हैं बच्चों को। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय कहीं पर मिलेगा आपको, सर्वोच्च न्यायालय लिखा, कहीं पर लिखा मिलेगा उच्चतम, क्या मिलेगा, उच्चतम। ठीक है, एक मिलेगा उच्च, उच्च का मतलब हाई कोर्ट, यहां पर कितना है, क्या मतलब इसका, हाई कोर्ट। और उच्चतम मतलब सबसे ऊपर। ठीक है, जैसे महान एक महानतम, महान एक महानतम, अलग अलग बात है। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर, क्या, सबसे ऊपर। उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो देखो वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक, क्या, हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। क्या रह चुका हो, न्यायाधीश मतलब जज रह चुका हो। कहां पर, उच्च न्यायालय में। कब तक, कितने, कम, न्यूनतम मतलब कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, तीसरी योग्यता क्या है, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम मतलब न्यूनतम 10 वर्षों तक, कितने, 10 वर्षों तक वकील, एडवोकेट रह चुका हो। कहीं पर आपको एडवोकेट लिखा मिलेगा, एडवोकेट मीन्स वकील। ठीक है, रह चुका हो मतलब या तो वो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश जज के रूप में काम कर चुका हो, या 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो, एडवोकेट वकील रह चुका हो। तो 2 योग्यता ये होगी। एक योग्यता की वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये परमानेंट है। ठीक है, सिंपल से ये परमानेंट है। उसके बाद वह राष्ट्रपति की दृष्टि में मतलब नजर में विधि वेता हो, विधि वेता मतलब विधि, विधि मतलब कानून, कानून का ज्ञाता हो। ठीक है, विधि का ज्ञाता हो। उसकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अगर एज पूछे तो एज जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी किससे, 65 वर्ष से कम होनी चाहिए, क्योंकि 65 पर तो ये रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो 65 से कम होनी चाहिए इसकी आयु। और क्या है, भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो, कहां पर, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, 10 वर्षों तक वकील के रूप में काम कर चुका हो, कम से कम, कम से कम 10 वर्ष, ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए, कहां पर, हाई कोर्ट में। और राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का ज्ञाता हो, कानून का विशेषज्ञ हो। ठीक है,
बाद हम बात करते हैं शपथ। क्या बात करते हैं बेटा? शपथ। देखो शपथ, अब योग्यता होगी, नियुक्ति होगी तो शपथ दिलाते हैं। चलो, प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है, वह अपना पद ग्रहण करने के समय राष्ट्रपति, किसके? राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। सीधी सी बात है, कोई इतने चक्कर में बढ़ना ही नहीं। भाई जो मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। कौन दिलवाता है बेटा? राष्ट्रपति। ठीक है, एक वर्ड में याद रखेंगे, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कार्यकाल। क्या बात करते हैं? कार्यकाल। मतलब कब तक अपने पद पर ये बना रहता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। 65 वर्ष की आयु के बाद उन्हें पद से अवकाश दिया जाता है, मतलब रिटायर कर दिया जाता है, रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है, इससे पहले भी वो अपना त्याग पत्र दे सकता है, अगर चाहे तो इससे पहले भी त्याग पत्र दे सकता है, लेकिन उसकी मतलब अधिकतम आयु कितनी है? 65 वर्ष। अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक वो रह सकता है। लेकिन अगर योग्यता में क्या पढ़ा? उसकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। देखो क्यों कम होनी चाहिए, समझना है बात को, रट्टा नहीं मारना है। 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 65 वर्ष पे तो क्या वो रिटायर ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते, देखो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो का वेतन है 2,80,000। कितना बेटा? 2,80,000 रुपए मासिक में। ठीक है, एट प्रेजेंट में 2,80,000 रुपए। और जो अन्य न्यायाधीश बच गए, अन्य मतलब एक तो मुख्य था, एक तो क्या था? मुख्य, और इसमें क्या थे? अब 33 अन्य थे। इनको 2,80,000 और इन 33 को 2,50,000 मतलब 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। इसके अलावा भी कुछ मिलता है। क्या मिलता है? उन्हें रहने के लिए निःशुल्क मतलब बिना किराए के, ठीक है, मकान मिलता है। ठीक है, उसके बाद कुछ भत्ते मिलते हैं। उनके वेतन भत्तों और अन्य सुविधाओं में कार्यकाल के दौरान कमी नहीं की जा सकती। देखो यहां से भी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, भाई क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन है, भत्ते हैं, उनमें कमी की जा सकती है? तो उनमें उनके कार्यकाल के दौरान कमी नहीं की जा सकती। ठीक है, आपात की स्थिति की बात और है, संकट काल जब लागू हो देश में तब कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल स्थिति में नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने बात की भाई मुख्य न्यायाधीश का कितना है? 2,80,000, अन्य का 2,50,000। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं न्यायाधीशों को हटाया जाना। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाया जाना। अगर न्यायाधीशों को हटाना हो तो किस प्रकार हटाएंगे? ठीक है, तो देखो अयोग्यता व दुराचार के आधार पर, क्या? अयोग्यता व दुराचार। ठीक है, अयोग्यता या दुराचार के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को तभी हटा सकते हैं जब संसद एक प्रस्ताव पास करे। और कैसा प्रस्ताव? क्या? संसद एक प्रस्ताव को दोनों सदनों, 2 सदन कौन कौन से होते हैं? चलो बताओ बेटा, संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा मतलब लोगों का सदन, निम्न सदन। राज्यसभा मतलब उच्च सदन। ठीक है, जो स्थायी है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा निम्न सदन, जिसको भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, द्वारा समस्त संख्या, जितनी भी उसमें संख्या लोगों जो वोट डालने वालों की, समस्त संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों जो मत डालते हैं, उनका 2/3 बहुमत मतलब विशेष बहुमत, मतलब विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत से पास व इसे प्रस्ताव पास कर दे और इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, मतलब साइन कर दे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बेटा, जब तक राष्ट्रपति क्या हस्ताक्षर नहीं करेगा, कोई भी क्या है कानून नहीं बन सकता। ठीक है, अंतिम रूप राष्ट्रपति ही देता है किसी भी कानून को, किसी भी विधेयक को अगर पास करना है। ठीक है, तो सीधी सी बात क्या है, वह अगर न्यायाधीशों को हटाया जाना है तो किसके आधार पर हटा सकते हैं? अयोग्यता और दुराचार के आधार पर। किसके? अयोग्यता और दुराचार के आधार पर। और कैसे हटेगा? सीधी सी बात है समझने की, जो संसद के सदन होते हैं, दोनों सदनों में अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाए, क्या 2/3 बहुमत से अगर वो पास हो जाए, मतलब साबित हो जाए, सिद्ध हो जाए वह जो मुख्य न्यायाधीश है, वो मतलब न्यायाधीश है वो अयोग्य है या दुराचारी है, तो और राष्ट्रपति क्या कर दे? साइन कर दे, तो क्या है? अपने पद से हटा दिया जाएगा उसे। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद सेवानिवृत्ति होने पर वकालत पर प्रतिबंध। क्या है? सेवानिवृत्त मतलब रिटायर होने पर वकालत पर प्रतिबंध। ठीक है, देखो संविधान के अनुच्छेद 124 के 7 भाग, ठीक है, 124(7) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर रिटायर होने के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध है। मतलब सीधी सी बात है, रिटायर होने के बाद वह किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है? मतलब क्या नहीं कर सकता? वकालत नहीं कर सकता। क्या?
रिटायर होने के बाद वह किसी भी न्यायालय में, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे वो जिला न्यायालय हो, ठीक है, कहीं पर भी किसी भी न्यायालय में क्या है, वकालत नहीं कर सकता। प्रतिबंध है ये, ठीक है, प्रतिबंध है। ताकि क्यों नहीं कर सकता, देखो, ताकि वे बाद में, मतलब रिटायर होने के बाद में वकालत करते समय अपने सहयोगी न्यायाधीश को प्रभावित न करें, ठीक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि रिटायर न्यायाधीशों से कोई कार्य नहीं लिया जा सकता। मतलब क्या है, उन पर प्रतिबंध है वकालत करने पर रिटायर होने के बाद। क्यों प्रतिबंध है, ताकि क्यों वकालत करते समय अपने सहयोगी न्यायाधीश को प्रभावित न करे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं, वह रिटायर जो न्यायाधीश है उनको, उनसे कोई कार्य नहीं करवाया जाता, ठीक है, या उनको कोई कार्य नहीं दिया जाता। उनसे कार्य करवाए भी जाते हैं, उन्हें कार्य दिए भी जाते हैं, लेकिन विशेष कार्य दिए जाते हैं। विशेष कौन से विशेष कार्य सौंपे जा सकते हैं, जैसे किसी आयोग की नियुक्ति। जैसे आपने सरकारी आयोग पढ़ा, ठीक है, सरकारी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो क्या थे, सरकारी थे, ठीक है, वो क्या थे, न्यायाधीश ही तो थे, ठीक है। तो किसी आयोग को आयोग में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, या किसी देश में राजदूत बनाकर भेजा जा सकता है। क्या है, किसी देश में राजदूत बनाकर भेजा जा सकता है, या आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, आयोग के कुछ सदस्यों के रूप में उसे नियुक्त किया जा सकता है। तो विशेष कार्य दिए जा सकते हैं, लेकिन वो वकालत नहीं कर सकता। क्या है, वो वकालत नहीं कर सकता। कब, जब वो रिटायर हो जाए, ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। क्या बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। देखो, किसी विषय से संबंधित राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श, अगर राष्ट्रपति को परामर्श लेना है, क्या लेना है, परामर्श लेना है, देने के लिए 5 न्यायाधीशों के खंडपीठ होता है। क्या, 5 न्यायाधीशों का खंडपीठ होता है, होना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है, बिल्कुल आवश्यक है। शेष मुकदमों सभी में अपील सुनने के लिए वर्तमान नियमों के अनुसार कम से कम 3 न्यायाधीशों का होना जरूरी है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति परामर्श मांगे, क्या, अगर राष्ट्रपति कानून परामर्श मांगे तो कितने न्यायाधीशों का वो खंडपीठ होना चाहिए, 5 न्यायाधीशों का। और अगर अन्य कोई मुकदमा है तो उस पर कितने होने चाहिए, 3 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है, ठीक है। सभी मुकदमों का निर्णय मुकदमा सुनने वाले न्यायाधीश के बहुमत से ही किया जाता है। देखो यहां पर क्या है, छोड़ो इसको, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में। चलो यहां करवा देता हूं। देखो, आपने रुस्तम मूवी देखी है, रुस्तम अक्षय कुमार की, देखी होगी ना। तो उसमें लास्ट में देखा होगा आपने एक शब्द, एक होता है ज्यूरी। क्या होता है बेटा शब्द, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, नाउन पढ़ा हुआ आपने इंग्लिश में, कलेक्टिव नाउन होता है ज्यूरी क्या होती है, ज्यूरी बोलते हैं जो ये 5 न्यायाधीशों का खंडपीठ, मतलब 5 नहीं, न्यायाधीशों का जो खंडपीठ है उसको बोलते हैं ज्यूरी, मतलब ग्रुप। क्या, ग्रुप, ठीक है। यहां पर अगर बात करें कानूनी परामर्श की, क्या, अगर राष्ट्रपति कोई परामर्श मांगता है, कानूनी परामर्श, ठीक है, मांगता है, तो उस समय कितने जनों की, मतलब कितने जजों की ज्यूरी होनी चाहिए, 5 जज। कितने, 5 जजों की ज्यूरी, मतलब पंचायत, ठीक है, 5 जज शामिल होंगे ज्यूरी में, और ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देंगे। अगर बात करें कुछ अन्य मुकदमों की, तो अन्य मुकदमों में यही ज्यूरी कितनी होनी चाहिए, 3 न्यायाधीशों की। कितने, 3 न्यायाधीशों की। तो ये थी, इसको हिंदी में जैसे बोल सकते हैं गणपूर्ति, ठीक है, हिंदी में गणपूर्ति। मतलब सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने गणपूर्ति होनी चाहिए, 5 जज होने चाहिए। 5 जजों की ज्यूरी ही क्या करेगी, उसको कानूनी परामर्श देगी, ठीक है। अगर इसमें परामर्श कैसे देगी, जैसे अगर कोई कानून पास करना है या कोई निर्णय देना है, जैसे 5 में 5 हो गई, तो बहुमत 3-2, ठीक है, तो ज्यादा बहुमत वाला ही क्या होगा, बात कानून मान्य होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, ठीक है, सीधी सी बात है। कानूनी परामर्श के लिए 5 न्यायाधीशों की ज्यूरी होनी चाहिए, और शेष मुकदमों पर 3 जजों की ज्यूरी होनी आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना। शक्तियों के बारे में हम कल बात करेंगे, उनकी स्थिति के बारे में। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। सीधी सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय की रचना, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने थे, टोटल 8 थे, एक मुख्य 7 अन्य, ठीक है। एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो कितने हैं, 1 और 33, 1 + 33, मतलब एक मुख्य है, 33 अन्य न्यायाधीश है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, तो जो एक मुख्य है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जो अन्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उनकी नियुक्ति करता है। अगर मैं पूछूं सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, HJ कानिया। अब तक टोटल कितने हैं, 47। जो 47 मतलब अंतिम जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है वर्तमान में, मतलब शरद अरविंद बोबडे, जो
18 नवंबर 2019 से अब तक है, ठीक है। और इससे पहले पूछे मतलब 46 में, ये 47 में हुए, 46 में रंजन गोगोई जो 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक अपने पद पर रहे। उसके बाद बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यता। भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश और या 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो, विधि का ज्ञाता हो, 65 वर्ष से आयु कम हो। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना? 65 वर्ष, ठीक है। वेतन एवं भत्ते, मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000, अन्य का 2,50,000, ठीक है। उसके बाद न्यायाधीशों को हटाया जाना किसके आधार पर? अयोग्यता और दुराचार के आधार पर। कैसे? संसद के दोनों मतलब जो सदन है उसमें 2/3 बहुमत के द्वारा पास करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवा के उनके पद से हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति होने पर वकालत पर प्रतिबंध, रिटायर होने के बाद वकालत नहीं कर सकते। कुछ विशेष कार्य राजदूत या आयोग में नियुक्ति की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय का अगर निर्णय है मतलब उसके लिए एक जूरी होती है, और राष्ट्रपति को अगर परामर्श देना है तो 5 जजों की जूरी होगी, न्यायाधीशों का खंडपीठ होगा। अगर कोई अन्य मुकदमा है तो कितने जजों की? 3 जजों की जूरी होगी, ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, मेरा उद्देश्य यही है बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में आप तक बात पहुंचाई जाए। देखो बिल्कुल बेसिक सी बातें, इनका मतलब आम बंदे को, आम इंसान को भी पता होना आवश्यक है। देखो जैसे कि भगवत गीता में क्या है, मोक्ष या मतलब मुक्ति की प्राप्ति के लिए 3 साधन होते हैं। एक होता है भक्ति, एक होता है कर्म और एक होता है ज्ञान। मतलब 3 मार्गों में से किसी भी मार्ग पर चलकर हम मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर बात करें भक्ति की, तो भक्ति तो आप इतने भक्त, तो आपको यही नहीं पता होगा गीता क्या होता है, महाभारत क्या होता है, रामायण क्या कुछ था, इसमें कौन कौन से पात्र थे। तो भक्ति मार्ग तो आपके आउट ऑफ रेंज ही है वैसे भी आज के समय को देखते हुए। और बात करें अगर कर्म मार्ग की, तो कर्म क्या सही कर्म है, क्या गलत कर्म है, ठीक है। तो इसका पता तभी चलेगा जब आपको ज्ञान होगा। तो ज्ञान का होना आवश्यक है। ज्ञान के मार्ग पर ही आप मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों एक साथ में राइट नहीं करना है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी क्लास ऑफ नहीं करनी, अभी वीडियो को पॉज करो, ठीक है। वीडियो को रोको और एक बार फटाफट रीडिंग करो, अभी फटाफट रीडिंग कर दो इसकी, ठीक है। रीडिंग करके फिर देखो समझ में कितना आया समझ में कितना आया है या नहीं आया है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद लिख लेना। उसके बाद लिखना, साथ साथ में लिखना है। लिखा बुक में भी है, भरा पड़े हैं, मतलब बुक है जो भरी पड़ी है लिखे इनसे, ठीक है। तो क्या करना, आपने कंसेप्ट क्लियर करना है, समझना है। अब देखो यही क्वेश्चन यहाँ पर है, यही क्वेश्चन आप बीए में, एमए में जब करोगे तब भी यही करना है। तो क्यों ना अभी बिल्कुल अच्छे से कर दे, ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ो, उसके बाद राइट करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना ही चैनल है, और साइकोलॉजी बाय बीपीएस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय।